because I'm यस going to mod now. उस्मान भाई, मल्टीपल अगर नेम स्पेसिस क्रिएट करनी हो एक सिंगल जो है वो एमएल फाइल में, तो वो पॉसिबल है, कर सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल पॉसिबल है मौजम भाई, मल्टीपल नेम स्पेसेस पॉसिबल हैं। फॉर एग्जांपल मैंने नेम स्पेस के नाम से यहाँ पे बनाई थी। अच्छा, YAML डेफिनेशन का एडवांटेज ये होता है कि आपने 3 डॉट डाले, उसके बाद आपने एक नई डेफिनेशन शुरू कर दी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको पेस्ट किया और यहाँ पे मैं आया, मैंने कहा मुझे एक prod का इन्वायरमेंट चाहिए। उसके बाद मैंने इस डेफिनेशन को क्लोज किया, मैं आया, मैंने कहा कि मुझे एक HR का नेम स्पेस चाहिए। ठीक है, ये 3 डेफिनेशंस हो गई मेरी एक ही फाइल के अंदर। मैं आया, मैंने अप्लाई किया इस फाइल को और ये मेरी 3 नेम स्पेसेस क्रिएटेड हो गई। ठीक है, सही एक मेरी ऑलरेडी क्रिएटेड थी prod की, उसने उसको देखा कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसने चेंज नहीं किया बिकॉज द डिजायर्ड स्टेट वाज इक्वल टू द एक्चुअल स्टेट, सो देयर वाज नो चेंज रिक्वायर्ड। सो व्हाट हैपेंड इज दैट इट did not change it, and the rest of the two it created the resources. So this is how you actually create the namespaces and any other object in Kubernetes. You can do it in a single YAML file. अभी आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह से हम multiple objects define कर रहे होंगे using the single YAML file, जो कि हम labs में कर रहे होंगे। जब pods का आ गया है हमारे पास, अच्छा pod is the basic unit of Kubernetes. अच्छा, pod से पहले containers होते हैं। ठीक है, containers were the basic unit of Docker, but यहाँ पे एक लार्जर और एन अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट कुबरनेटिस से इंट्रोड्यूस करवाया, जस्ट बिकॉज ईच कंटेनर कैन हैव इट्स ओन आईपी एड्रेस इन डॉकर, राइट? सो कुबरनेटिस ने कहा कि लेट्स सपोज कि अगर मल्टीपल कंटेनर्स हैं जो कि सिमिलर एप्लीकेशन का पार्ट है एंड दे आर सो क्लोजली रिलेटेड दैट दे डू नॉट नीड डिफरेंट आईपी एड्रेसेस, because IP address communication is always, hectic to do. So what Kubernetes did is that Kubernetes created a construct that is called pod, और उसमें उन्होंने ये ऑप्शन दे दिया कि आप एक pod के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स रन कर सकते हैं and those containers will share the same IP addresses. ठीक है, सो आपकी जो कम्युनिकेशन हो गई, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है बिटवीन द प्रोसेसेस, वो आपको पॉड के लेवल पे मिल जाता है एंड यू डू नॉट नीड टू गो ओवर द आईपी एड्रेसेस टू कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट कंटेनर्स। सो अगर मैं पॉड 1 की एग्जांपल यहाँ पे लूँ, सो पॉड 1 इज एक्चुअली a single container application. Pod 2 is also a single container application with a volume as well. Pod 3 is a 2 container application which are sharing the volume between themselves, and pod 4 is a 3 container pod which is sharing 2 volumes between the containers. तो pod ने आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि लेट सपोज आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें 2 कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट हो, तो वो 2 कंटेनर्स आप बजाय इसके कि 2 पॉड्स के ऊपर डिप्लॉय करें, आप विद इन अ पॉड 2 कंटेनर्स डिप्लॉय कर सकते हैं। यू हैव दैट ऑप्शन, although standard deployment is 1 container per pod, and this is the way to go forward, but there are some applications जो कि आप एडवांस जब कुबरनेटिस पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल सर्विस मैश का जब कॉन्सेप्ट आएगा, विच इज़ एक्चुअली अ डेवलपर कॉन्सेप्ट, तो सर्विस मैश जो है वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर एक कंटेनर, आपकी एप्लीकेशन के कंटेनर के अलावा एक सेपरेट कंटेनर डिप्लॉय कर रहा होता है जो कि एज अ प्रॉक्सी एक्ट कर रहा होता है। So service mesh gives you all the analytics and traffic related options to a pod in which your application is running. So this is one application of having multiple containers in a single pod. And backend पे वो same context share कर रहे होते हैं, that means the Linux namespaces and C groups. So each container has its own namespaces and C groups. तो अगर एक pod की अगर मैं बात करूँ, तो एक pod के अंदर जितने भी containers होंगे वो एक ही namespace, एक ही Linux namespace. This is not the Kubernetes namespace, right? This is the Linux namespace and the C groups that they will be sharing between each other. Okay, so the pods are actually the smallest unit of deployment in the Kubernetes, but they are not actually deployed directly. Only testing purposes के लिए हम deployments कर रहे होते हैं pods की, जैसे कि हम अपनी lab में कर रहे होंगे। जो हायर लेवल कंस्ट्रक्ट्स हैं जैसे कि डिप्लॉयमेंट हो गया या जॉब हो गई या स्टेटफुल सेट्स हो गए या फिर डेमन सेट्स हो गए, ये एक्चुअली एप्लीकेशंस को रन करने के लिए यूज होते हैं।
but at the back end they also use pods. So these are higher level constructs, the deployments or jobs or stateful sets, जो कि हम आगे जाके देखेंगे, but backend पे ये pods ही को use कर रहे होते हैं. So whatever object you create in Kubernetes which is related to containers, it will be usually deploying a pod at the backend. Whether at the higher level it is a deployment or a job or a stateful set or a replica set or a daemon set. ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हम बाद में देखेंगे और इनके पर्पस भी देखेंगे कि ये क्यों यूज हो रहे होते हैं और पॉड का क्या डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से इन ऑब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराया गया और इनको किस तरह से आप अपनी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में यूज करते हैं. A pod can run a single container, a pod can run multiple containers that need to work together. जो मैंने आपको explain किया scenario. Although each pod is actually meant to run single instance of an application. ठीक है. For example, Nginx के आपने एक pod बना दिया तो वो Nginx के container को run करेगा. ठीक है. But if you want to scale Nginx, for example, आपको एक website में high availability चाहिए, so what you will do is that you will create multiple pods of Nginx. You will not create multiple containers in a single pod of Nginx. You will do multiple pods of an application, and each pod will contain one container in that scenario, so that you will get the high availability. Because एक pod के अंदर जितने भी containers होते हैं, अगर वो उस pod definition के अंदर मौजूद हैं, तो वो एक ही host के ऊपर host होंगे, that means schedule होंगे. और अगर multiple pods हैं, तो वो multiple hosts में schedule किए जा सकते हैं. But all the containers in a pod will always be in the same host. You need to remember this. एक चीज उस्मान भी मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर देखें, ठीक है, नॉर्मल प्रैक्टिस हमारी यही है, जो भी आपने बताया कि हम मतलब कि अगर हमने एक एप्लीकेशन की मल्टीपल रेप्लिका सेट बनाने हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उन्हें मल्टीपल पॉड्स के अंदर सेटअप करें. लेकिन ऐसा भी तो होता है कि अगर एक पॉड के अंदर 3 कंटेनर्स मैंने चलाए हैं तो एक कंटेनर अगर बंद भी हो गया है तो उसके लिए भी एक कंटेनर, एक सर्विस चल रही होती है अलग से, जो कि सिर्फ ये देखती है कि यार ये वाला कंटेनर बंद हुआ है, पूरा पॉड उससे अफेक्ट नहीं हो रहा होता. Yes, ऐसा ही है. तो फिर मतलब कि मेरे पास तो उसकी अवेलेबिलिटी रहेगी ना. तो व्हाट इफ आई वांट टू डिप्लॉय, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा हूँ. आई नो कि हम डेवलपमेंट के अंदर इस तरह की कोई भी चीज डिप्लॉय नहीं करते, लेकिन सिर्फ मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं Nginx के 3 इंस्टेंस एक ही पॉड के अंदर 3 कंटेनर Nginx के चला देता हूँ, तीनों का काम डिफरेंट है, लेकिन मैं तीनों एक ही एप्लीकेशन चला देता हूँ, तो मेरे पास उसकी क्या रेप्लिकेशंस होंगी? अच्छा देखिए, एक रेपरकशन तो ये होगी कि आपको एप्लीकेशन लेवल पे मैनेज करना पड़ेगा, विच इज अ हेल ऑफ अ टास्क. ठीक है, Kubernetes उसको हैंडल नहीं कर पाएगा. पहली चीज तो ये, बिकॉज Kubernetes कैन रन कंटेनर बट एट द एप्लीकेशन लेवल Kubernetes हैज नो नॉलेज. सेकेंडली, अगर आपका होस्ट डाउन हो गया जिसके ऊपर वो पॉड रन कर रहा था, तो आपकी तीनों एप्लीकेशंस अफेक्ट होंगी और वो रीस्टार्ट नहीं हो पाएगा उस होस्ट की डाउन होने की वजह से. दिस इज द मेजर रेपरकशन जिसकी वजह से आप हाई अवेलेबिलिटी कंसिडर नहीं कर पाएंगे. Are you getting my point? ठीक है, जी उस्मान भी बिल्कुल सर, बिल्कुल. आई कैन अंडरस्टैंड. मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम ये कर नहीं सकते, लेकिन हम ये करते ही नहीं है क्योंकि उसके आगे से हमें जो है वो कुछ चीजें आगे से मतलब मजीद हमारे लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. देयर आर नीड्स एक्चुअली, और हम आगे जाके देखेंगे भी कि हम मल्टीपल कंटेनर्स क्यों रन कर रहे होते हैं एक पॉड के अंदर. लॉगिंग इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि हम मल्टीपल कंटेनर्स रन कर रहे होते हैं एक पॉड के अंदर, और उसकी एक हम लैब भी करेंगे. ठीक है, तो आगे जाके हम देखेंगे कि क्या क्या यूज केसेस हो सकते हैं और किस वजह से यूज नहीं करते मल्टीपल कंटेनर्स को एक पॉड में, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अच्छा, ये सेम कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने अभी बताया, जस्ट डायग्राम के थ्रू है कि एक कंटेनर A डिप्लॉयड है, एक कंटेनर B है. दे आर बोथ पार्ट ऑफ द सेम पॉड and they are sharing the network namespace. So there is only one IP address per pod. If there is more than one, then they will share the IP address. And containers को आपस में बात करने के लिए local host के ऊपर बात की जा सकती है, या फिर IPC या inter process communication के थ्रू वो बात कर सकते हैं. Just like Linux में जिस तरह से आप different processes को communicate करवा सकते हैं. So this is just a diagrammatic explanation of what we have discussed. पॉड डिप्लॉयमेंट किस तरह से होती है? देयर आर 2 ऑप्शंस. एक इंपेरेटिव मैंने बताया हुआ है, एक डिक्लेरेटिव बताया हुआ है.
ठीक है, इम्पेरेटिव में बहुत आसान है, kubectl run nginx -- image आपने बता दी, image is nginx का आपने pod रन करना है। डिक्लेरेटिव में आपने वो सारे डेफिनेशंस करनी है, फॉर एग्जांपल API वर्जन, काइंड, मेटाडेटा एंड स्पेक। ठीक है, API वर्जन इज वर्जन 1, कोर API का कंपोनेंट है, काइंड इज pod, नेम आपने बता दिया कि मैं एक सिंपल वेब ऐप डिप्लॉय करना चाह रहा हूँ। लेबल को अभी पार्क कर दें, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे वाली स्लाइड्स में। स्पेक के अंदर आपने बता दिया कि मैं कितने कंटेनर्स, ये बेसिकली कंटेनर एक हाई लेवल हेडिंग है, उसके अंदर कितने कंटेनर्स डिप्लॉय करना है ये आप लिस्ट में बताते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ एक कंटेनर डिप्लॉय किया हुआ है, दैट हैज द नेम ऑफ nginx, इट हैज द इमेज ऑफ nginx एंड इट इज एक्सपोज्ड ऑन द कंटेनर पोर्ट ऑफ 8080। सो दिस इज द डिक्लेरेटिव YAML कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पॉड जो कि आप डिफाइन कर रहे होते हैं। इट विल रन एग्जैक्टली सेम एज लाइक द इम्पेरेटिव कमांड। ठीक है, बट इसको डिफाइन करना, ठीक है, मैनुअली लिखना तो बहुत ही मतलब आप समझ लेना टाइम टेकिंग टास्क है, बट इम्पेरेटिवली एग्जाम में रन करना इज इजी। अच्छा, इम्पेरेटिव से डिक्लेरेटिव कैसे बनाते हैं ये भी हम आगे जाके देखेंगे। So declarative definition is done like that, and imperative command or the pod is directly done like running just a kubectl run command. उस्मान भाई, फंक्शन का लेबल भी जरा समझाइएगा कि फंक्शन यहाँ पे आपने फ्रंट एंड दिया हुआ है, तो मतलब kubectl को या हमारे kubernetes को कैसे मतलब कि पता चलेगा कि फ्रंट एंड या बैक एंड, उसके पास इस चीज की क्या इंफॉर्मेशन है कि ये फ्रंट एंड है या बैक एंड है? ये लेबल का पूरा एक सेक्शन आगे आ रहा है, ठीक है, जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उस सिर्फ थोड़ी देर के लिए पार्क कर दें, मैं आपको लेबल समझाऊंगा कि लेबल्स का पर्पस क्या है और वो यूज किस लिए होते हैं। ठीक है, ठीक है सर। और इसके अंदर यही है, कंटेनर्स की जो थी, इसमें मैं एक और जैसे आपने बताया कि लिस्ट करके मैं 2 कर सकता हूँ। nginx के कंटेनर कर दो, एक की पोर्ट 8080 रख दो और एक की 8081 रख दो। यस यू कैन डू दैट। ठीक है, अच्छा, ये बिफोर स्टार्टिंग द रियल लैब्स, ठीक है, ये आप लोगों के साथ आई डोंट नो स्लाइड शेयर हुई है या नहीं, बट दीज आर द कमांड्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और मैंने ये भी बता दिया है कि ये किस लिंक पे अवेलेबल है, ठीक है, कुबरनेटिस की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। एग्जाम में भी आपको ये हेल्प करेंगी और आपके जो है वो रियल एनवायरनमेंट में भी आपको हेल्प करेंगी। बैश कंप्लीशन आपके पास अगर इंस्टॉल हो, दिस इज जस्ट अ वेरिफिकेशन कि बैश कंप्लीशन आपने इंस्टॉल किया हुआ है या नहीं। उसके बाद है kubectl कंप्लीशन। तो kubectl कंप्लीशन आपको मिल जाएगा जब आप टैब करेंगे kubectl की कमांड के साथ, विच इज अ रियली हेल्पफुल फीचर। आपको सारे ऑप्शंस पता चल जाते हैं। ठीक है, तो ये बिफोर वी कंक्लूड फॉर प्रेयर्स, आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये लिंक पे जाके आप ये 4 कमांड्स रन कर लें। ठीक है, echo source kubectl completion वाली, जस्ट यू विल हैव टू डू द कॉपी पेस्ट। और आपने देखा होगा कि मैं एक एलियास यूज कर रहा था kubectl कर रहा था। ठीक है, तो मैंने अपने पास एलियास डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये 4 कमांड्स आप लोग अपने पास रन कर लेंगे, अच्छा उस्मान भाई, एक चीज मुझे बता दें, ये बैश कंप्लीशन ये बेसिकली बता क्या रही है मुझे? अच्छा, देखिए, ये बैश कंप्लीशन जो है ना, नॉर्मल बैश कंप्लीशन का है कि आप अगर टैब प्रेस करें ना, तो कोई सी भी कमांड जो बैश रिलेटेड कमांड्स हैं वो आपके पास ऑप्शंस आना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल, अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, मैं समझ गया। आप क्यूब लिखते तो उसके आगे CTL, वो हम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टैब करूंगा ना 2 दफा, तो मेरे पास बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस नजर आना शुरू हो जाएंगे जो कि kubectl से की कमांड से रिलेटेड होंगे। सो दिस इज द कंप्लीशन। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ब्रेक लेते हैं। ठीक है, ऑल्दो वी हैव सो मेनी थिंग्स टू कवर, बट ये आप करके रखिएगा। देन वी विल डायरेक्टली व्हेन वी कम बैक एट 12 माइन टू पाकिस्तान PM एंड 1 PM शाहरुख टाइम, तो फिर हम डायरेक्ट पॉड की लैब से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डन हो गया। थैंक यू सो मच उस्मान भाई। ओके सर, सी यू गाइस आफ्टर। ओके जी, हाफिज। ये जो CD है वो डेटाबेस है वो मास्टर के ऊपर चल रही है? जी सर, ETCD तो सिर्फ मास्टर पे चल रही होती है। जो कंट्रोल प्लेन के कंपोनेंट्स हैं वो सिर्फ मास्टर नोड्स पे चल रहे होते हैं। एज पर आर्किटेक्चर सिर्फ वो क्यूबलेट और वो जो दूसरी है क्यूब प्रॉक्सी चलेगी ना वर्कर नोड पे। नहीं, ठीक है, लेकिन वो मैं और शाहरुख, आई रिमेम्बर माय डिस्कशन विद हिम, तो
फ्रॉम ना स्केलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि शायद डेटाबेस किसी और कंपोनेंट के सॉरी सर्वर के ऊपर भी चला सकते हैं, आपका जो मास्टर है किसी और सर्वर के ऊपर भी चला सकते हैं, यानी कि जो उसकी मास्टर के जो कंपोनेंट है उनको भी शायद जो है वो कर सकते हैं सेपरेट। Yes. मेरी कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग है। Yes, you are absolutely right. अच्छा उस्मान भाई आ गए, अच्छा ठीक। आई एम बैक। और आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। HCD को आप अलग एज एक्सटर्नल क्लस्टर भी डिप्लॉय कर सकते हैं। हमारा आर्किटेक्ट है ना, वो कह रहे थे कि जो है वो वी विल हैव अ लॉट ऑफ पॉड्स, तो might possible it will not be actually I mean sufficient to run this database on the same master node, तो उसको जो है वो सेपरेट सर्वर के ऊपर रन करते हैं फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी और जो है वो हाई अवेलेबिलिटी। तो दैट इज व्हाई आई थिंक कि जो है वो आर्किटेक्चर का HCD का आपको 3 नोड क्लस्टर सेपरेट बनाना पड़ेगा, एक्सटर्नल क्लस्टर होता है वो। ठीक है, लेट मी शो यू अ लिंक kubernetes.io. This should be your second home now because ये डॉक्यूमेंटेशन का लिंक आप एग्जाम में भी खोल सकते हैं और ज़्यादातर टाइम आपका इस डॉक्यूमेंटेशन में ही गुजरेगा, बिकॉज मेरा भी यहीं पर ही गुजरता है। अगर मुझे किसी भी चीज़ से रेफर करना होता है तो ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है और यहाँ पे आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो अगर आपने हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर बनाना है, ठीक है, विद एक्सटर्नल, ओके, पहले तो ऑप्शंस देख लेते हैं ना। यहाँ पे हमारे पास हाई अवेलेबिलिटी टोपोलॉजी के जो ऑप्शंस हैं वो ये है कि एक तो स्टैक्ड etcd टोपोलॉजी है विच इज एक्चुअली यूजुअली नॉर्मली यूज्ड, कि etcd सेम कंट्रोल नोड पे चल रहा होता है जहाँ पे बाकी सारे कंपोनेंट्स चल रहे होते हैं। ठीक है, दिस इज one topology and then there is another topology in which HCD is external to the control plane. सही, तो इनका आपस में एक लोड बैलेंसिंग होता है, रेप्लिकेशन होता है, क्या क्या कैसे फिर मैनेज करते हैं? अच्छा देखें, तीनों IPs डिफाइन हो जाती हैं। देयर इज नो वर्चुअल IP इन द केस ऑफ HCD। तो आप डिफाइन जब कर रहे होते हैं API सर्वर के अंदर HCD की इंफॉर्मेशन, तो आप ये कर रहे होते हैं कि आप तीनों IP एड्रेसेस दे रहे होते हैं। एंड HCD का अपना क्लस्टरिंग मैकेनिज्म है। अच्छा, यस, इंटरनल क्लस्टरिंग मैकेनिज्म है HCD का, जो कि वो इंटरनली यूज कर रहा होता है। इट्स अ हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। सो जब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की बात आती है तो वो तीनों राइट मोड में चल रहे होते हैं। So this is the high level architecture of high availability, जो के ऑप्शंस हैं। 3 नोड का नॉर्मली क्लस्टर बनना होता है, लोड बैलेंसर चाहिए होता है कंट्रोल प्लेन के लिए फॉर API सर्वर। बाकी 2 कंपोनेंट्स जो हैं कंट्रोलर मैनेजर स्केड्यूलर एज एक्टिव स्टैंड बाय चल रहे होते हैं। API सर्वर इज ओनली एक्टिव इन ऑल द 3, रेस्ट ऑफ देम इज एक्टिव स्टैंड बाय एंड HCD इज द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद आवर लैब। तो लैब में जो है वो हमारा सबसे पहली लैब है नेम स्पेस बनाने की। ठीक है, बहुत आसान सी एक कमांड हम रन करेंगे, क्रिएट नेम स्पेस कॉल्ड CK lab। सो K create namespace CK-lab1। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 के अंदर हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, एक पार्ट में वो कह रहा है कि हमें पॉड A के नाम से एक पॉड बनाना है। ठीक है, सिंगल कंटेनर रन कर रहा हो विद nginx इमेज। ठीक है, और हमें इसको बनाना है CK-lab1 नेम स्पेस में। ठीक है, तो हम 2 तरह से बना सकते हैं, एक इम्पेरेटिव ऑप्शन है और एक है डिक्लेरेटिव ऑप्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद इम्पेरेटिव ऑप्शन। मेरे पास जो इम्पेरेटिव ऑप्शन से पॉड बनाने की कमांड है वो ये है कि रन pod -a -image equals to nginx। ठीक है, और मुझे इसको नेम स्पेस में बनाना है CK-lab1। सो दिस इज द कमांड टू क्रिएट अ पॉड which is using nginx image and in the namespace CK-lab1। so I have created this using imperative command। अगर मुझे यही बनानी हो डिक्लेरेटिव से, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं vim पे जाऊँगा, pod a- इसकी YAML बनाऊंगा और फिर मैं डेफिनेशन करना शुरू कर दूंगा। बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी मैनुअल टास्क। ऊपर वाली ही कमांड के ऊपर मैं अगर एक फ्लैग लगा दूं ड्राई रन इक्वल्स टू क्लाइंट और आउटपुट में उसका ले लूं YAML पे। ठीक है, तो ये मुझे इस कमांड पे जो पॉड जनरेट करना था इसने ये ड्राई रन करके मुझे बता देगा कि
इसकी YAML फाइल क्या जनरेट होगी। तो ये YAML फाइल बजाय इसके कि मैं मैनुअली लिखूं, मैंने इसको जनरेट करवा दिया आउटपुट में। अब अगर इसी को मैं रीडायरेक्ट करवा दूं pod a.a.yaml में, तो मेरे पास इसकी डिक्लेरेटिव फाइल आ गई जो कि हमें मैनुअली लिखनी थी। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इम्पेरेटिव कमांड दी और साथ में एक फ्लैग लगाया ड्राई रन इक्वल्स टू क्लाइंट का, ठीक है। उस्मान भाई सर, दो इसके अंदर आपने चीजें समझानी है, एक तो रिसोर्सेज और एक स्टेटस। ओके ठीक है, ये फाइल जनरेट, पहली चीज तो ये कि स्टेटस को आप भूल जाएं, स्टेटस इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। जब भी आप डेफिनेशन फाइल बना रहे होते हैं स्टेटस की आपको जरूरत नहीं पड़ती। ये हमेशा रनिंग पॉड्स का जो स्टेट होती है, ये आपने बिल्कुल बताया था कि जब वो रन होते हैं तब ही वो स्टेटस की फील्ड आती है इसमें। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अब अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है स्टेटस के अंदर। पॉड रन नहीं हुआ, इस वजह से ये एम्प्टी है। द सेकंड इज रिसोर्सेस। रिसोर्सेस में यहाँ पे आपके पास आ रहे होते हैं रिपोर्ट की रिक्वेस्ट्स और लिमिट। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 के अंदर, मॉड्यूल 4 के अंदर, ठीक है। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि हम पॉड की रिसोर्सेज भी डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सीपीयू एंड मेमोरी। लाइक कि हम पॉड को कितना सीपीयू देना चाहते हैं और कितनी मेमोरी देना चाहते हैं, तो वो हम रिसोर्सेज में डिफाइन कर रहे होते हैं। यहाँ पे इस वक्त हमने पॉड को कोई रिसोर्सेज डिफाइन नहीं की, यानी कोई रिक्वेस्ट या लिमिट्स डिफाइन नहीं की, इस वजह से ये फील्ड भी एम्प्टी है। तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम के ऊपर इसके पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे उस स्पेसिफिक नेम स्पेस के अंदर जिसमें ये रन कर रहा है, ये वो सारे कंज्यूम कर सकता है। एग्जैक्टली। और हमेशा ये रेकमेंडेड होता है कि आप अपने जितने भी पॉड्स बनाएं और जितनी भी एप्लीकेशंस बनाएं, उनकी सीपीयू रिसोर्सेज और मेमोरी रिसोर्सेज की लिमिट्स डिफाइन करें, ताकि वो दूसरे पॉड्स को रिसोर्स वाइज डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। ठीक हो अब गया। ये आपने जो डेफिनेशन फाइल देखी है ना, इसमें हमारे जो मतलब कि इस वक्त फील्ड्स हैं वो हैं सारी यहाँ तक, नेम तक, ठीक है। बाकी सारी मैं चाहूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। मैंने VIM एडिटर से एक शॉर्टकट यूज करते हुए ये सारी नीचे वाली लाइंस डिलीट कर दी, और मेरे पास जो स्पेसिफिकेशन आ गई वो मेरी पॉड क्रिएट करने के लिए काफी है, ठीक है। इसमें पॉड का मैंने नाम बता दिया। लेबल्स के ऊपर अभी मैं आता हूँ। क्रिएशन टाइम स्टैम्प अभी इसके ऊपर असाइन नहीं हुआ है क्योंकि ये क्रिएट नहीं हुआ है, तो वैल्यू नल है, ठीक है। अब अगर यही पॉड की डेफिनेशन फाइल मुझे चाहिए, लेट सपोज कि गेट pods -nck-lab1, ठीक है। ये मेरा पॉड रनिंग स्टेट में इस वक्त आ गया। अब आप चाहते हैं कि मैं इस रनिंग पॉड से YAML फाइल जनरेट करवाऊं, ठीक है। तो मेरे पास कमांड है कि गेट pods -a -o YAML, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे ना, अच्छा ये आप देखेंगे इसने जब मैंने ये कमांड रन की तो इसने मुझे आउटपुट नहीं दिया, बिकॉज मेरा पॉड रन कर रहा है CK-lab1 नेम स्पेस में, तो मुझे नेम स्पेस स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और जब मैंने इसको, ये बेसिकली -o इज द शॉर्टकट ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो मैंने इसको आउटपुट जो है वो YAML फॉर्मेट में करवाना था। अब मैं चाहूँ तो इसको मैं JSON में भी करवा सकता हूँ, बट JSON इज नॉट ईजी टू रीड, तो मैं इसको YAML में आउटपुट करवाता हूँ। अच्छा, इसमें आप देखें तो स्टेटस ये पूरा आपको नजर आ गया कि ये पॉड का स्टेटस ऑटोमेटिकली इसने फिल कर दिया। बाकी सारी चीजें आप देखेंगे तो इसमें स्पेक में हमने सिर्फ ये यहाँ तक डिफाइन किया था, नेम तक। बाकी सारी इसने डिफॉल्ट वैल्यूज उठाई हैं पॉड से रिलेटेड। तो बहुत सारी वैल्यूज जो डिफॉल्ट होती हैं वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाती हैं स्पेक के अंदर। हमने सिर्फ 4 लाइंस डिफाइन की थी, बाकी सब उसने डिफॉल्ट उठा लिया है, ठीक है। So these are so many default fields which actually get populated by the Kubernetes engine itself, and we do not even need to change these fields unless it is required. तो ये स्पेक में आ गया। मेटा डेटा के अंदर भी उसने काफी सारी, हमने सिर्फ 2 चीजें डिफाइन की थी, नेम, ठीक है, नेम स्पेस उसने कमांड से उठा लिया, बाकी सारी चीजें उसने जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट की हैं मेटा डेटा की। सो दिस इज अ UID व्हिच इज अ यूनिक ID फॉर ईच ऑब्जेक्ट इन कुबरनेटिस। बाकी इसने कुछ मैनेज्ड फील्ड्स अपनी डिफाइन किए हैं व्हिच इज इंटरनल टू कुबरनेटिस। यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दीज फील्ड्स एंड यू डू नॉट इवन नीड टू सी दीज फील्ड्स बिकॉज दे आर ऑल मैनेज्ड बाय कुबरनेटिस इनसाइड, ठीक है। ये मेटा डेटा की डेफिनेशन हो गई, API और पॉड पूरा इसने बता दिया। तो
फ्रॉम अ रनिंग पॉड मैंने आपको बताया, ठीक है, और ड्राई रन का मैंने आपको बताया कि किस तरह सर सकते ड्राई हैं। रन और रनिंग के अंदर मतलब आपकी पहली कमांड के अंदर से जो आपने YAML की फाइल निकाली है और जो आपने अपनी दूसरी कमांड से YAML की फाइल निकाली है, उसमें बेसिकली क्या फर्क है, जरा काइंडली बताते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ यहाँ ड्राई पे। रन का मतलब ये है कि मैंने अभी पॉड क्रिएट ही नहीं किया, ठीक है। ड्राई रन का मतलब ये है कि मैंने अभी पॉड क्रिएट नहीं किया, लेकिन मैं उसकी YAML फाइल देखना चाह रहा हूँ या मैं उसकी डेफिनेशन फाइल देखना चाह रहा हूँ। सो ड्राई रन में आई कैन से दैट कि मैं ड्राई रन से उसकी जो डिस्क्रिप्टिव YAML है वो निकाल लूंगा, यस, और वही YAML उसके बाद मैं पुट करके उसको किसी भी नेम स्पेस के अंदर दे सकता हूँ। और यस, और जो इससे पहले आपने एक कमांड चलाई थी, इस वाली ड्राई रन वाली कमांड से भी पहले आपने एक कमांड चलाई थी, वो वो इम्पेरेटिव ये कमांड, दिस इज द इम्पेरेटिव कमांड, जी ठीक है। बिल्कुल ठीक है। इससे वो चल गया हुआ था पॉड ऑलरेडी। ये पॉड ऑलरेडी चल गया था। अब अगर मैं आपको यही चीज, लेट सपोज मैं डिलीट करता हूँ के डिलीट पॉड डैश ए, ठीक है, और मैं इसको नेम स्पेस का नाम दे देता हूँ CK-lab1, ये मैंने पॉड डिलीट कर दिया, ठीक है। बट मेरे पास एक फाइल बनी हुई है vim pod dash a.yaml की, ठीक है। इसको भी अगर मैं डिलीट कर दूं और मैं ड्राई रन वाली कमांड दोबारा चलाऊं rm pod dash a.yaml, ठीक है, और मैं ड्राई रन वाली कमांड दोबारा चलाऊं, लेट्स रन दिस कमांड अगेन, तो मेरे पास एक फाइल जनरेट हो गई, बट मेरे पास पॉड अभी रन नहीं कर रहा। अब मैं चाहूँ तो मैं इस पॉड को रन कर सकता हूँ कि अप्लाई -f की कमांड से pod dash a.yaml -nck-lab1, ठीक है। तो ये भी वही काम करेगा जो इम्पेरेटिव ने किया, बट दिस इज अ लेंथी टास्क which you should avoid in the exam. You should do it in production, but in the exam you should avoid doing it because आपको पहले YAML फाइल जनरेट करनी, उसके अंदर एडिटिंग करनी। Yes, in case if there is no option to use an imperative command, then only you can do the declarative way, like we will do in the second task of this lab, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है कि आपने एक पॉड बनाना है जिसके अंदर एक कंटेनर रन कर रहा हो रेडिस का और एक कंटेनर रन कर रहा हो nginx अल्पाइन का, ठीक है। तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या है इसको रन करने के लिए। इम्पेरेटिव में तो मैं हमेशा सिंगल इमेज स्पेसिफाई कर सकता हूँ सिर्फ, ठीक है, एक से ज्यादा इमेज में स्पेसिफाई नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, मैंने इसको यहाँ पे रेडिस अल्पाइन की इमेज दे दी, मैंने इसका नाम पॉड बी दे दिया, ठीक है। सेम नेम स्पेस मैंने दे दी, ड्राई रन क्लाइंट मैंने दे दिया, और यहाँ पे मैंने एक पॉड बी YAML की फाइल जनरेट करवा ली, ठीक है। अब जब मेरे पास YAML फाइल आ गई तो मुझे मैनुअली वो सारी कमांड्स या सारी वैल्यूज को फिल नहीं करना पड़ा, ठीक है। अब मैं ये करूँगा कि रिसोर्सेज के बाद से जो लाइंस है वो मैं सारी डिलीट कर दी। यहाँ पे मैंने एडिटिंग शुरू की, यहाँ पे मैं इमेज का नाम दिया सेकंड कंटेनर के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक डैश लगाया बिकॉज कंटेनर्स is a list of containers heading is a list of containers, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो मल्टीपल कंटेनर्स इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ। nginx का मैंने इमेज दी, ठीक है, नाम भी मैंने दे दिया nginx का, यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया कंटेनर का redis। सो देयर आर 2 कंटेनर्स नाउ, और यहाँ पे मैंने इसको प्रॉपर अल्पाइन दे दिया, यहाँ पे मैंने nginx अल्पाइन दे दिया, ठीक है। तो मेरे पास अब इस पॉड के अंदर 2 कंटेनर्स रन कर रहे होंगे, एक होगा redis का और एक होगा nginx का, ठीक है। ये मैंने डेफिनेशन फाइल एडिट की, इसको मैंने सेव किया k-apply -f pod dash b dot YAML, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पॉड क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने चूंकि k-apply -f pod b dot YAML के आगे मैंने नेम स्पेस नहीं दी थी, CK-lab1 अगर मैं नेम स्पेस दूं तो यही पॉड मेरा एक डिफॉल्ट नेम स्पेस में भी क्रिएट हो गया, और यही पॉड मैंने सेम नेम के साथ एक जो मेरी नेम स्पेस थी CK-lab1 वहाँ पे भी, तो अगर यहाँ पे दिखाऊं तो kget pod दिस इज फॉर द डिफॉल्ट नेम स्पेस, और अगर यहाँ पे दिखाऊं CK-lab1 तो यहाँ पे 2 पॉड्स मेरे रन कर रहे हैं, पॉड A और पॉड B। So in the namespaces, the pods can have the same name, but within the same namespace, you need to have unique names of any objects, ठीक है, अदरवाइज वो आपको एरर देगा। और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपको पता चल गया कि पॉड बी में 2 out of 2 नजर आ रहा है, जबकि पॉड ए में 1 out of 1 नजर आ रहा है। सो दिस इज शोइंग दैट हाउ मेनी कंटेनर्स
are present and how many containers are actually ready and running in the pod. So this is the column which actually shows you. ठीक है? So this task is also completed, and now the third task says write down the output of kubectl get pods for kube system namespace. So this is a very simple command, k get pods minus n cube dash system. So this is the output of cube system namespace जहाँ पे सारे pods आपको नजर आ रहे हैं. ठीक है, मेरे पास एक इलास्टिक सर्च का पॉड चल रहा है, HTTP मास्टर चल रहा है, मैंने ग्लस्टर FS क्लाइंट डिप्लॉय किया हुआ है, देन देयर इज अ API मास्टर कंट्रोलर मैनेजर, क्यूब प्रॉक्सी इज एन ऐड ऑन, बेसिकली जो हमने आर्किटेक्चर में डिस्कस किया था. कोर DNS हम नेटवर्किंग के मॉड्यूल में कवर करेंगे. क्यूब स्केड्यूलर मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो वीवनेट भी हम नेटवर्किंग के मॉड्यूल में कवर करेंगे. सो दीज आर द पॉड्स व्हिच आर रनिंग इन द क्यूब सिस्टम नेमस्पेस. देन यू कैन डिलीट द नेमस्पेस delete namespace ck-lab1. So this was the first lab about pods. ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम pods create कर रहे होते हैं. And I hope the concepts are clear when it comes to pods, because इस lab के बाद जो practice questions हैं वो सारे आप लोगों ने करने हैं, and then we will discuss if anybody gets stuck in these practice questions. अच्छा, यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि